और कैसा चल रहा है? बढ़िया। ये तो बात ना हुई, कल आपने क्रैश कोर्स दे दिया। देखो, सब अपना अपना ना लिखवा कर लाए हुए हैं। जब जिसको जो मिलना हो वो मिल जाता है। बट इट वाज रियली अ वंडरफुल टाइम। मतलब बहुत टाइम के बाद। हम्म क्योंकि होता है ना कि व्हेन यू आर इन अ गुड कंपनी तो जिसको जो डोज चाहिए होती है वो मिल जाती है। आई वाज नीडिंग फॉर अ गुड कंपनी, वो मुझे मिल गई। उनको एक क्रैश कोर्स चाहिए था, उनको वो मिल गया। तो सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं जब आपको बैठकर अच्छा लगता है। हम्म तो आई वाज सो हैप्पी। हम्म He was also very happy and relaxed. एक्चुअली में वही, सपोज आज का जैसे हम चैप्टर लें तो वो भी इसी एक टॉपिक के ऊपर है। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई कहाँ से क्या शुरुआत करनी है, कहाँ चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं नहीं जा रही हैं। बट जो भी कुछ हो रहा है ना, अल्टीमेट अगर उसका हम निकालें तो हर चीज अच्छी ही होती है। स्टार्टिंग में हमें कहीं कहीं लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कुछ गलत है, ये चीजें सही नहीं जा रही हैं। बट वो जब अब बोलते हैं ना कि बाल की खाल नहीं निकालो कोई फायदा नहीं है, बट जब इस तरह से बाल की खाल निकालने लगते हैं तो लगता है कि नहीं वो ठीक है, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सही जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बहुत ही अच्छा है फिर। अब ये रीडिंग्स का यही तो फायदा है ना कि हमें मतलब कि डेली हमारी लाइफ के हर पार्ट में, हर जोन में इतनी ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हैं कि भाई हाँ, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी उठाकर और इसकी रीडिंग्स के थ्रू चले जाएं, कोई भी एक इसकी प्रैक्टिस उठाकर हम कर लें तो इतनी ज्यादा हेल्प मिलती है कि भाई जिसको हम प्रॉब्लम को सालों साल अपने ऊपर लादे रखते हैं ना, एक मोमेंट लगता है सिर्फ उससे बाहर आने में। क्योंकि अब हम लोग पहले बात कर ही चुके हैं कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं कि जिसका सोल्यूशन ना हो। हम्म कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम अव्वल तो कुछ होती ही नहीं है, वो लेसन्स हैं हमारी लाइफ के। अगर कुछ आया है तो सोल्यूशन भी साथ में चलकर ही आया, हाथ पकड़ कर आती हैं दोनों चीजें हमेशा। अकेला कभी कुछ आता ही नहीं है। हम्म आज का तो चैप्टर पढ़कर वैसे ही मजा आने वाला है। मैंने जो आज जो चैप्टर रीड करना है उसकी कोटेशन पढ़ी थी, वो ओपरा विनफ्रे से है। हम्म एंड शी इज ए ट्रिमेंडस लेडी। मतलब कि वो लेडी जो इतनी ब्रेव है ना, मतलब वो लाइव एग्जाम्पल है इस धरती पर। जो लोग मतलब छोटी छोटी सिर्फ चीजों को लेकर रोते रहते हैं ना कि हमारे साथ ये हो हम्म गया, फलाना ने ये कर दिया, हमने उसकी गलती की वजह से और हम्म यहाँ पर रुक गए, यहाँ अटक गए, हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, हमारी प्रमोशन रुक गई। तो ओपरा विनफ्रे की लाइफ में अगर जाकर देखें ना तब पता चलता है कि हाँ, इतनी सब चीजें होने के बाद भी शी इज द लेडी जो कि एक आइडियल सेट करती है कि हाँ, अगर आपके अंदर शिद्दत है ना कुछ चाहने की तो आप कर सकते हो। छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं है लाइफ में। लोग मतलब मौत के मुंह से निकल के भी और अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। मतलब कि वर्ल्ड की मतलब कि जो नंबर, जैसे टॉप मोस्ट जो लेडीज आती हैं, जो वुमेन आती हैं 10, उनमें से ओपरा विंफ्रे का नाम आता है ऊपर। हम्म तो उनकी तो जब भी किसी को लगे ना कि हाँ हम बड़े दुख से निकल रहे हैं तो ऐसे लोगों की ना बायोग्राफी में हमेशा बोलती हूँ निकाल कर एक बार रीड कर लो, उनको सुन लो आप बस 5 मिनट। ऐसे वो मतलब चुटकी हो जाते ही ऊपर आ जाते हैं हम कि हाँ, हम तो कोई बहुत ही सही जगह पर बैठे हैं। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हाउ टू लिव लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परफेक्ट। ही मतलब। और हम्म उनका कॉन्फिडेंस देखो अब इस लेवल पर आकर, और कहाँ से कैसे उन्होंने राइज किया हुआ है, कैसे कैसे हालात से वो निकली हुई है। ट्रमेंडस है मतलब उनकी लाइफ हम्म जो है। गुड मॉर्निंग सोनल, आफ्टर सच Good अ लॉन्ग morning. टाइम। I know.
कुछ ना कुछ होता गया। Everything is fine now. Yeah, better, better, Okay, much better. great, Thanks. great. मैंने तो एक रफ सा विजन प्लान भी बनाया था पर मैंने उसको बोला कि मैं एक बार फाइनलाइज कर लूं। आज मैं रात को थोड़ा सा सुनूंगी, बिकॉज मैंने बीच में बहुत मिस किया ना, मुझे लगा कि काफी मेरा बीच में ब्रेक आ गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनूंगी। बिकॉज एक्चुअली मैं ना इस तरह की रीडिंग से मैं कभी किसी को मना नहीं करती, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हो सकता है कि आज इतने दिनों के बाद हमारा इसीलिए आना हो रहा हो कि भाई आज का जो हमारी रीडिंग है हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज करने के लिए आई हो। तो इस तरह के जो चांस होते हैं ना, दे आर नेवर टू मिस, कि जब भी कुछ मिले ना उसे ग्रैब कर लो। हाँ, फर्दर मतलब कि भाई ट्रैवलिंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बट आज तो जितना मिल रहा हो सकता है, बस आज ही हमारी लॉटरी खुलने वाली थी, इसीलिए हम इतने आई नो, दिनों के बाद फिर से बिकॉज मैं सोकर आगे मिल फिर रहे हैं। ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे लगा पहले मैं जितना आया हूँ यहाँ पे तब तो मैं सुन लूँ पहले, फिर कर लूँ। घर में इतनी ऑलरेडी वेडिंग्स भी आ रही हैं, पर मैंने कहा डजंट मैटर, मैं अपना रीडिंग खुद कर लूंगी चैप्टर्स के बीच में ना। हाँ, बस इसमें ये कि भाई डेली डेली कुछ कुछ अपना प्रैक्टिस इसके थ्रू अगर हम जाते रहें तो इट्स ऑलवेज गुड एक्चुअली। ट्रू ट्रू। बट जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है। जो नहीं कर पाए उसके लिए रिग्रेट भी नहीं होना चाहिए, और जितना मिल जाए उसे ग्रैब करने का मौका भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मोस्ट वेलकम अगेन। थैंक यू। तो बहुत ही एक अच्छा मतलब कि भाई ये प्लेटफॉर्म भी मतलब बोल सकते हैं कि भाई अच्छा है, और इसकी रीडिंग्स इतनी ज़्यादा हमें हेल्पफुल कर रही हैं कि भाई डेली डेली की जो हमारी लाइफ की नीड्स होती हैं उनमें कैसे हम हर चीज़ से निकल कर ऊपर जा सकते हैं। तो हमेशा ही अच्छा रहता है कि भाई आपको जब भी कुछ मौका मिल रहा है तो आप हमेशा उसको कि भाई एक प्रसाद समझ के और ले लो कि हाँ शायद ऊपर वाला आज देना चाहता है तो आज लेने का टाइम आ गया है। अभी जैसे कल मैंने किसी का पढ़ा, एक ब्राउनी रेड करके हैं, उन्होंने एक बुक लिखी हुई है। बेसिकली शी वाज अ नर्स इन अ हॉस्पिटल समवेयर इन लंदन और इंग्लैंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्लेस। बट उन्होंने ब्राउनी रेड जो है, क्योंकि वो एक नर्स थी हॉस्पिटल में, तो उनका बहुत काम पड़ता था कि वो जैसे जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होते थे ना पेशेंट्स, उनको हैंडल करने का उसको मौका मिलता था कि भाई जो एल्डरली एजेड पीपल होते थे हमेशा वो उनको ट्रीटमेंट के लिए उनके पास रहती थी, जो ब्राउनी रेड है। तो उन्होंने जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस लिया ना, उसके बेस पर उन्होंने ये बुक लिखी थी ब्राउनी रेड ने, कि जो लास्ट टाइम जब आता है लोगों का, तो ये चीजें कई लोगों ने सुनी भी होंगी कि भाई एक मरता हुआ जो इंसान होता है उसके जो लास्ट के 40 सेकेंड्स होते हैं ना, उसमें वो अपनी पूरी लाइफ को रिकॉल करता है जस्ट फॉर 40 सेकेंड, कि हाँ मुझे लाइफ में क्या करना था, मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। तो उसने अपना एक्सपीरियंस उस बुक में लिखा हुआ है कि जो लास्ट का जो उनका टाइम होता है ना, उसमें वो उनको अपनी बातें सारी याद आती हैं कि भाई हमें लाइफ में वो जैसे पूछती थी या मतलब उन लोगों से बात करती थी, इंटरेक्शन करती थी। क्यों? क्योंकि उसका ये मतलब इंटरेस्ट वाला एक पार्ट था कि भाई उसको पता है कि फलाना इंसान अब जो है इसकी सांस मतलब बस लास्ट स्टेज पर चल रही है, तो उनसे पूछती थी कि भाई आपकी लाइफ का क्या रिग्रेट है, कि भाई आप क्या मतलब करना था और क्या नहीं कर पाए। तो शी वाज सो शॉक्ड कि जितने भी लोग थे ना, अब हम लोग क्या करते हैं पूरी लाइफ बस भाग दौड़ ये करना है वो करना है, मतलब अपनी मतलब कि दिल दिमाग का तो हम कभी ध्यान ही रखते हैं, ध्यान रखते ही नहीं है कि भाई हमें बेसिकली चाहिए क्या लाइफ में। तो उसने अपना एक पूरा एक्सपीरियंस इस बुक में उतार के रखा हुआ है कि जो उसने टॉप मोस्ट 5 मतलब कि रिग्रेट्स जो जाते हुए इंसानों के लिखे हैं, उसमें सबसे पहले एक क्या आता है कि भाई मटेरियलिस्टिक वर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि भाई जो इंसान मर रहा है ना, उसको कभी भी ये चीज ध्यान नहीं आती कि अगर मैंने इतना बड़ा बैंगलो बना लिया होता तो शायद आज मैं सुकून से मरता, या फिर कि भाई मेरे पास इतना मोती जड़ा हार अगर होता कम से कम 1 करोड़ वाला तो मैं सुकून से मर पाती। नहीं, सबकी क्या क्या डिजायर थी। सबसे ऊपर आता है कि काश काश कि मैंने अपनी लाइफ अपने तरीके से जी ली होती। सबसे ऊपर सबका रिग्रेट सबसे ज्यादा यही आता है कि मैं क्यों हमेशा दूसरों की ही सुनता रहा, मैंने अपनी कभी नहीं सुनी, मैंने अपनी लाइफ में कभी अपनी मनचाही क्यों नहीं की। हमेशा मैंने अनचाही की,
मनचाही कभी की नहीं, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट रहता है। फिर दूसरे नंबर पर वो उसमें लिखती हैं कि भाई एक कि भाई मैंने कभी अपना एक मनपसंद पार्टनर क्यों नहीं चुना, कि भाई मैं चाहता किसी और को था, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और मैं उसके साथ नहीं रह पाया, जबकि मैं उसको बहुत प्रेम करता था। तो एक ये उनका रिग्रेट आता है। फिर नेक्स्ट उनका आता है कि दोस्त, कि मेरे पास कभी भी इतना समय क्यों नहीं रहा कि जो दोस्त कभी मेरी जिंदगी होते थे, जिनको मिलकर मुझे, जिनके पास बैठ के, जिनसे बातें करके मुझे हमेशा अच्छा लगता था, इस दुनिया की भागदौड़ में क्यों मैंने उन सबको छोड़ दिया, क्यों मेरी जिंदगी में उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी। तो इस तरह से करके ना, तो उनका यही एक उन्होंने निचोड़ निकाला कि फिर नेक्स्ट वो लिखती हैं फोर्थ नंबर के अपना पैशन, पैशन और हॉबीज के लिए, कि भाई मेरी लाइफ में मैंने कभी क्यों जगह नहीं रखी, कि भाई ये मेरा पैशन है लेकिन ये मैंने इसको इसलिए फॉलो नहीं किया कि फिर से लोग क्या कहेंगे। तो चौथा बलिदान मैंने अपनी जिंदगी का दिया कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों का तो काम ही कहना है ना, आप अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के हंस नहीं रहे हो, आपने लोगों के डर की वजह से मतलब अपना जो एक जिसके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी थी आपने वो भी नहीं की। तो सबका एक फिफ्थ नंबर का और है, अभी मुझे ध्यान आएगा तो आई विल शेयर इट लेटर, मुझे वो चीज ध्यान नहीं आ रही। 5 उन्होंने सबसे सॉलिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि मरते हुए इंसान के रिग्रेट होते हैं सबसे बड़ा, कि अगर मैंने ये अपनी जिंदगी में कर लिया होता। किसी को कोई कोठी बंगला एक बहुत अच्छी जॉब है, किसी को कुछ याद नहीं आता, सिर्फ अपने तरीके से जिंदगी जीना, खुलकर हंसना, दोस्तों की महफिल एंजॉय करना और एक खूबसूरत जिंदगी स्पेंड करना अपने मनचाहे पार्टनर के साथ। ये 4 टॉप मोस्ट उनकी निकल कर आती हैं, कि इसलिए जिसको ये पता चल गया, और उनका बुक लिखने का मेन एम भी फिर यही रहा कि भाई वो हेल्प कर सके लोगों की लाइफ में, कि हाँ अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो एक पल के लिए बैठो, कि भाई वो सजेस्ट करती हैं कि आप पूरे दिन में 15 मिनट के लिए हमेशा इतना टाइम निकालो जिसमें कि आप पूरे इस आउटर वर्ल्ड से कट हो जाओ और आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ, ताकि आपको अपने साथ रहने का मौका मिले। तो जब भी हम अपनी लाइफ में इस तरह का टाइम निकालते हैं ना अपने लिए हर रोज, तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ हमें बेसिकली चाहिए क्या लाइफ में, कि ये जो हम इतनी भाग दौड़ करें, हम ये नहीं बोल रही है बुक कि भाई आप मेहनत करना छोड़ दो या पैसे कमाना बेकार है। पैसे भी कमाओ, अच्छी लाइफ जियो, जितनी आप लेविश लाइफ अपनी जी सकते हो उतनी जियो, अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो, खूब अच्छा घूमो फिरो खाओ पियो, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी भाग दौड़ में जो अपने अंदर का पैशन है उसको हम मार दें। कि भाई आप फिर अगर ऐसा किया है तो फिर आपकी व्यर्थ की भाग दौड़ जो भी इतनी की है वो सब व्यर्थ ही जाती है, जब तक कि आपने अपने अंदर की नहीं सुनते हो। भागदौड़ करो, मेहनत करो, खूब अच्छा परिवार बनाओ, अच्छी लाइफ एंजॉय करो, बट साथ में ही अपने भीतर की भी सुनो, ताकि जब लास्ट टाइम आए। और ये तो खैर मैंने जो रीडिंग है अपना कल ही पढ़ी है, और कल ही मैं बता रही थी, शायद शेयर की थी, कि क्यों मुझे अंदर से इतनी खुशी मिलती है, क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मुझे जो जो काम करने हैं अपनी लाइफ में वो सब मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, कि भाई अगर आज इसी टाइम मेरा लास्ट मोमेंट आ जाए तो आई एम रेडी, कि भाई मुझे कभी भी ये नहीं लगेगा कि मुझे इतना हंसना बोलना था या शेयरिंग करनी थी, लोगों के साथ बैठना था और वो चीजें मैंने नहीं की। नहीं, मैंने सब किया है जो जो मुझे, हाँ बट अभी जैसे कल ये सब चीजें पढ़ने के बाद अब ज्यादा और लगता है कि हाँ अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है, कि भाई मैंने शायद दोस्तों के साथ बैठ के इतना अच्छा टाइम अभी स्पेंड करने में थोड़ी सी कमी की हुई है। तो एक वो तो मैं करूंगी, इसीलिए कल रात को मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत मजा आया, कि भाई आई शेयर्ड ऑल्सो, कि भाई मैं कल इतनी ज्यादा खुश थी ना, कैसे लग रहा था मैंने मतलब मुद्दतों के बाद, क्योंकि एक तो थोड़ा सा इलनेस की वजह से या फिर थोड़ा सा बीच में भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, तो उसकी वजह से आई स्पेंट रियली अ गुड टाइम यस्टरडे इवनिंग, तो बहुत अच्छा लगा। तो एक ये जरूर है कि हाँ मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा अपने लिए काम करना पड़ेगा।
अदरवाइज कल जब मैं ये इनकी ब्राउनी रेड की जब मैंने ये रीडिंग्स पढ़ी और उनके ये जो 5 पॉइंट्स निकल कर आए ना, तो इन्होंने अंदर तक पूरा हिला के रख दिया कि हाँ, अपने अंदर की आवाजें सुनना कितना जरूरी है, क्यों दोस्तों का साथ जरूरी है, क्योंकि उनके साथ बैठकर हम वो वाले पल जीते हैं जो कि हमें हर उम्र के हर पड़ाव में, मतलब कि भाई चाहे छोटा सा बच्चा है 2 साल का, चाहे फिर कोई 90 साल का बूढ़ा है, हर एक मतलब कि जो भी सांसें जिसकी चल रही हैं उसको दोस्त हमेशा ही चाहिए होती है अपनी जिंदगी में। और हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने इधर उधर के कामों को हमेशा इतनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो दोस्त बेचारे जो हमारी जिंदगी का पार्ट होते थे हम उनको छोड़ देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सब काम करो लेकिन लाइफ में जो चीजें हमें अंदर से खुशी देती हैं वो हमारी लाइफ के बिल्कुल पैरेलल चलनी ही चाहिए, हमेशा ही रहने चाहिए, कि जिनके साथ बैठ के हम कुछ अच्छे पल बिता पाए। तो आई स्पेशली रिकमेंड कि भाई हम लोग चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, बट पूरे दिन में से एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि भाई हम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सब बंद कर दें और 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठें। कि भाई उसमें चाहे मन करे तो बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होती है कि भाई शीशे के सामने, अभी हमारी कल या परसों की प्रैक्टिस भी यही आने वाली है कि बिल्कुल अपने आप को बंद कर लो, बेशक बाथरूम में बंद कर लो, कहीं पर भी रूम में बंद कर लो, बस वो 15 मिनट ऐसे हों कि उसमें आपको कोई बाहर की डिस्ट्रैक्शन ना हो। शीशे के सामने बैठ जाओ, खुद से बातें कर लो, नहीं तो आंख बंद करके बैठ जाओ, बस वो 15 मिनट पूरी दिन में सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए होने चाहिए कि भाई खुद से बातें करो, खुद को देखो, महसूस करो। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस रहती है और जिंदगी में जो सुकून इस प्रैक्टिस को करने से मिलता है इस तरह की, मतलब कि भाई शुरू में हम करते हैं तब हम कहते हैं कि भाई ये प्रैक्टिस है, बट धीरे धीरे ये फिर हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो आज का एक बार चैप्टर करने से पहले थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होने की भी जरूरत है। तो हम एक प्रैक्टिस और करते हैं अभी, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाएं सब लोग and make yourself in a very comfortable position और आंख अपनी हम 2 मिनट के लिए बंद करेंगे और अपनी सांसों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सांसें जितनी लंबी और गहरी ले पाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये वाला जो सारी रीडिंग्स हैं ये हमारी टोटल अवेयरनेस की है, फीलिंग्स की है, अपने साथ रहने वाली हैं। तो बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी और सांसें बिल्कुल लंबी और गहरी और आंखें बंद कर लें हम 2 मिनट के लिए बस। और सांसें लेते हुए हमें फील आनी चाहिए कि अभी हम सिर्फ नाक से सांस ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम और गहराई से सांस लेते हैं तो हमें ये महसूस करना है कि ये जो सांसें हमारी चल रही हैं ये हमारे शरीर के हर एक हिस्से से हम सांस ले रहे हैं। पूरी स्किन पर सांसों की जो सुरसुराहट है वो फील होनी चाहिए कि शरीर के हर एक हिस्से से, जहां जहां मुझे अपनी स्किन महसूस हो रही है उसके हर पार्ट से, हर अंग से मैं सांस ले रही हूँ। जितनी ज्यादा मैं गहरी सांसें ले पाऊंगी उतना ही ज्यादा मैं सांसों के लिए अवेयर हो रही हूँ। लंबी और गहरी सांसें मेरे पूरे शरीर से महसूस हो रही हैं मुझे। चलिए, और हमारी ये जो प्रैक्टिस है आज पूरी बुक रीड करते हुए पूरा समय हमारी ये सांसों की जो फीलिंग है ये बनी रहनी चाहिए। जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सांसों के लिए मैं पूरी अवेयर हूँ ताकि जितना मैं पढ़ रही हूँ और उसका एक एक शब्द मेरे भीतर निकल रहा है।
हम चैप्टर की रीडिंग करते रहेंगे और बीच बीच में अपने आप को, अपने पूरे शरीर को इसी तरह की फीलिंग में रखेंगे कि मेरे शरीर का एक एक पोर, एक एक अंग सांसें भर रहा है अंदर। आज का हमारा है डे 26, 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ये इतना सुंदर चैप्टर है कि अगर आज ये वाली प्रैक्टिस हम 100% कर लें, 99 भी नहीं, अगर 100% कर लेना, तो जिंदगी में ऐसे लगता है कि हाँ, आज जो असली कमल का फूल चाहिए था हमें जिंदगी में, वो आज खिला है पहली बार। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लाइफ में कुछ भी हो जाता है तो धीरे 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 करके वो छोटा सा जो एक तिनका चुभा हुआ होता है उसको अपने साथ इतना संभाल के रखते हैं कि वो जख्म जो है ना वो नासूर बन जाता है छोटा सा। और आज की पूरी रीडिंग ही इस बारे में है। तो और एक एक शब्द इसका सुनने जैसा है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पास अभी तक हार्ड कॉपीज नहीं है, बुक नहीं है सामने। तो एक एक शब्द इसका ध्यान से सुनना है और जैसे जैसे ये बुक आज की प्रैक्टिस बोलती है 100% इसको उसी तरह से करना है कि कैसे लिखना है, कैसे फीलिंग्स में लेकर आनी है ये सब चीजें। क्योंकि इतनी हम जो मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से कि भाई आज हम 26वें चैप्टर के ऊपर अपने पहुंच पाए हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम आज की प्रैक्टिस को 100% करें, ताकि लाइफ में आने वाला जो हमारा टाइम है वो हमेशा कमल के खिले हुए फूल की तरह और हमें उसको फील कर पाए। तो ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दीप्ति, आर यू रीडिंग? हाँ जी दी। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। ओपरा विनफ्रे का नाम मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने नहीं सुना होगा, क्योंकि शी इज द वेरी फेमस लेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। और अगर हो सका होगा तो किसी ने इनकी बायोग्राफी भी या फिर जो इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है कि कैसे इनकी पूरी लाइफ एक स्ट्रगल की तरह बनी रही और कैसे मतलब कि छोटी सी एट द वेरी स्मॉल एज वो अपनी मदर से भी अलग हो गई थी, उनके फादर भी नहीं थे, वो अपनी नानी के साथ रहती थी। तो इतनी सारी स्ट्रगल उनकी लाइफ में थी कि भाई एक टाइम ऐसा था कि भाई पढ़ने के लिए भी पैसा नहीं है, साथ में रहने के लिए फैमिली भी नहीं है, और जो भी उनके साथ मतलब कि गलत चीजें हुई उनसे भी उन्होंने कैसे अपने आप को राइज किया। बिल्कुल, एक बार अगर आज टाइम निकलेगा तो सब लोग यूट्यूब पर जाकर उनकी डॉक्यूमेंट्री भी एक बार देखेंगे, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी लाइफ में जो चीजें हुई हैं वो इतनी बड़ी नहीं है जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया है। और अगर किया भी है, चलो हमारे साथ कुछ हुआ भी है, बट उनसे ओवरकम करके और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन को और सुंदर बनाना है, वो सीखने जैसी चीजें हैं। तो आज ये रीडिंग हमारी उन्हीं की ही एक लाइफ के ऊपर बनी है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अतः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वह खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। तो ये साफ साफ बुक है ना क्लियर कर रही है कि अगर हम लोग गलती करके उसको या तो मान लेते हैं तो हमें कुछ अपनी लाइफ में लेसन जो है वो एक लर्निंग के तौर पर मिलते हैं। बट अगर हमें लगता है कि हमने गलती की लेकिन उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमारा जो एक वो घमंड होता है ना, वो कॉलर हमेशा इतनी ऊंची रहती है कि गलती कर दी लेकिन माने कैसे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो भाई ईगो इतनी ज्यादा है। लेकिन समझदार वही है कि जो गलती कर ले उसे मान ले और फिर उसको सीख के, उससे जो सीख मिली है
उससे फिर आगे बढ़ पाए, तभी हम और ज्यादा इंटेलिजेंट, जो भी जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो किसी लेवल को पहुंच पाए हैं, उनकी लाइफ में अगर हम घुसकर देखें तो यही हमें देखने को मिलेगा कि कैसे लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स आई, गलतियां उन्होंने भी की, उनके साथ भी हुई, बट वो आज इसलिए इस मुकाम पर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने उनसे सबक लिया अपनी लाइफ से, और वहां से सबक लिया तभी वो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ पाए हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे अंडर काम करने वाले लोग होते हैं या हमारे घर में हमारे बच्चे हो गए, हमसे जो यंगर्स हैं हमारे, हम उनकी गलतियां देख के उनको तो डांटना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते कि भाई बेटा आपने भी गलती की है तो आप भी उसके हकदार हो, कि भाई आप भी इससे सबक लो। लेकिन हमारा सारा गुस्सा अपने छोटों के ऊपर उतरता है या हमारे अंडर जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्योंकि इतना ज्यादा भरा हुआ होता है कि गलतियों को एक्सेप्ट करने में ही हमारी जान निकल जाती है। अपनी गलतियों को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और दूसरी गलती अगर कोई कर दे तो उसको लेके और पूरा राशन पानी उसके सर के ऊपर चढ़ जाते हैं कि भाई ये गलती हुई तो हुई कैसे। तो समझदारी उसी में ही है कि हमारी लाइफ में भी हमने भी गलतियां की हैं, उनको देखो, उनसे सीखो, और फिर कि भाई आगे उसको किस तरह से हमें टैकल करना है अपनी लाइफ में, इसी में ही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि एक बार गलती की, उससे कुछ सबक लिया, तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार गलती की लेकिन फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, तो इसका मतलब हम सबसे बड़े मूर्ख हैं अपनी दुनिया में। क्योंकि गलतियां जीवन में आती ही इसलिए हैं ताकि आप उनको सीखो और फिर उनसे आप प्रोग्रेसिव अपनी लाइफ को आगे जाकर लेकर आओ। बार बार अगर गलतियां रिपीट हो रही हैं हमारी लाइफ में, एक ही गलती बार बार हुए जा रही है, तो इसका मतलब हम थोड़े से कहीं ना कहीं मूर्ख हैं अपनी जिंदगी को लेकर। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल, आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वह अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी की भी गलती हुई, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी तो ईगो बहुत अव्वल दर्जे की है, तो हमेशा उसकी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर हमने डाल दी कि अगर आपने ऐसा गलत किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं तो हमेशा ही ठीक हूँ, बट आपने गलती की है। गलती किसी ने भी की हो, लेकिन सारा जिम्मा दूसरे के ही ऊपर। और जबकि अच्छाई किसमें होती है कि भाई आपने कुछ भी किसी से गलती हुई है तो उसको बातचीत की, उस गलती से सबक लिया, फिर आगे बढ़ने का एक मौका लाइफ हमें देती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारी एनर्जी दूसरों के ऊपर के, हाँ भाई तुमने ही गलत किया है, तुम गलत बोले, तुमने तेज बोला, तुमने मुझे गाली दी, तुमने मुझे अपशब्द कहे, और वहीं की वहीं हमारी लाइफ रुक कर रह गई। जबकि लाइफ ने आपको ये बोला था कि आपको एक इंडिकेशन दिया था कि आपकी लाइफ में इस तरह से कुछ लर्निंग्स आएंगी जिनको कि किस तरह से हमें टैकल करना है। आपकी समझदारी देखती है उस टाइम जिंदगी कि आर यू इनफ स्ट्रॉन्ग टू हैंडल दीज सिचुएशंस आल्सो, या सिर्फ आप अच्छी सिचुएशन में ही अच्छे बने रह सकते हो। जैसे ही थोड़ी सी एक कुछ टेढ़ा मोड़ आया जिंदगी में, वहीं हम लड़खड़ाए और गिर गए। गिर गए कैसे? कि भाई मैंने अपनी बॉडी का बैलेंस खराब कर दिया और मैं छोटा सा एक पत्थर की वो ठोकर लग गई और धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन मेरी समझदारी किसमें थी कि मेरी आंखें खुली हुई हैं, सुनने के लिए मेरे कान खुले हुए हैं, और मुझे सामने दिख रहा है कि एक वहां पर जो रास्ता है उसका मोड़ थोड़ा सा खतरनाक है, तो उसको क्रॉस भी करना है देखते हुए, तभी मैं आगे का रास्ता अपना ले पाऊंगी। और अगर वहीं पर ही ठोकर खा के गिर गई तो गिर ही रहूंगी। तो जिंदगी में इसी तरह से मेरी सब गलतियां भी आती हैं कि मैंने उनसे सबक लिया, अच्छे से वहां पर उसका सॉल्यूशन निकाला। नाउ आई एम रेडी टू मूव ऑन।
आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, क्योंकि वह लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, लेकिन हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। हमारे पास जैसे हम ये तो चीजें बहुत ही आमतौर पर हर रोज ही देखते हैं कि हम लोग कहीं पर हाईवे पर जा रहे हैं, स्पीड हमारी वहां पर होनी चाहिए 120 की, लेकिन हमने चलाई 200 की स्पीड से। अब वो जो आगे कैमरा, स्पीड कैमरा वगैरह लगा हुआ है, वहां पर पुलिस की चौकसी जो बनी हुई है, जब हमारा वहां पर नंबर लगता है चालान का, तब हमें लगता है कि यार हमने अगर स्पीड कम कर ली होती तो अच्छा होता, चालान नहीं देना पड़ता। अब वो जो पुलिस वाला वहां पर खड़ा हुआ है चालान भरने के लिए, क्या वो अपनी लाइफ सेव कर रहा है वो चालान काट के? नहीं, वो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहा है कि अगर हम इतनी ज्यादा स्पीड से चलेंगे और रास्ते में कुछ भी थोड़ा सा कोई सामने एक चीज आ जाती है, तो आप अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो देते हो। तो वो तो हमारी सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका तो काम बना हुआ है, इनको तो पैसे लूटने की बनी हुई है। भाई इनका काम नहीं, इनका काम यही है कि जो ओवर स्पीडिंग पर चल रही हैं गाड़ियां उनको रोके, और जब तक वो चालान नहीं काटेंगे तो फिर हमें सबक भी नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं है ना कि उनके उन्होंने हमारा चालान काटा और फिर हमारी से जो पैसे लिए हैं वो उससे कुछ अपनी लाइफ सेव करें। लाइफ तो हमारी ही बच रही है, हमें हमारी जिंदगी आगे बढ़ाने में वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे पता नहीं एकदम से कौन सर फिर आ जाए, किसी की गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाए, किसी की स्टीयरिंग में प्रॉब्लम हो जाए, और मेरी गाड़ी इतनी ज्यादा स्पीड पर है कि जहां मुझे वो कंट्रोल करना था अपना स्टीयरिंग का, ब्रेक का, मेरी वो गाड़ी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हुआ क्या है रिजल्ट उसका? कहीं ना कहीं वो टक्कर लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं गाड़ी मतलब कि रोड से नीचे ही उतर गई, फिर उधर दूसरी साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं वहां से टक्कर लग गई। अब हम लोग जाते हैं देखते हैं हाईवे पर इतना, एक मतलब कभी भी निकल जाओ हाईवे पर एक ना एक एक्सीडेंट जरूर मिलता है। किसकी गलती है वो हमारी ही गलती है, क्योंकि हमारे जो रूल रेगुलेशंस दिए गए थे वहां पर स्पीडोमीटर की एक लिमिट भी लिखी गई थी, मैंने क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं किया अपनी लाइफ में, इसलिए ये सारा एक्सीडेंट जो हुआ है ये उसका रिजल्ट निकल कर आया है। जबकि मैं अवेयर हो सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे गाड़ी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं करनी है, ताकि मेरे अपना बैलेंस बना रहे। किस चीज का बैलेंस? मेरी लाइफ का बैलेंस। तो ये जो हमारे हर्डल्स आते हैं लाइफ में कि भाई कोई हमें सबक सिखाने के लिए आया है, या फिर गलती हुई है चाहे मुझसे या किसी सामने वाले इंसान से, किसी से भी, तो ये हमारी स्पीड ब्रेकर की तरह आती हैं चीजें। उस टाइम हमें देखना है कि हाँ लाइफ में हमारी कितनी आंखें खुली हैं, कितनी हम स्पीड से भाग रहे थे, और कहाँ हमने अपने एक्सीडेंट किए हैं। गलतियां आ रही हैं, उनसे सबक सीख के और तब आगे बढ़ना है हमें। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? ये जो हमारी आज की प्रैक्टिस है उसके लिए हमें बता रहे हैं कि अगर हम, जो हमारी लाइफ में कभी गलतियां हुई हैं और हम आज तक उनका बोझ अपने ऊपर लाद कर बैठे हुए हैं,
तो आज उसके अंदर जाकर देखने वाली बात है कि वो गलती कैसे, कहाँ गलती हुई, किसने किया, किसने क्या बोला, और फिर उससे हमने क्या सबक सीखा है अपनी लाइफ में। अब हम उसको या तो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दें या फिर उसको पूरी जिंदगी अपने साथ घाव की तरह, कि वो होता है ना कि कहीं कोई घाव लग गया और हम हमेशा उसको नाखून से खरोंचते रहते हैं। तो जितना ज्यादा हम खरोंचे जा रहे हैं उसको, उतना ही ज्यादा वो नासूर बनता जा रहा है। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करूं, मैं अपना ग्रेटिट्यूड दूं उस एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, क्योंकि कितना भी अगर आज बैठकर हम चलो ये करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में पीछे जाकर आज देखती हूँ कि भाई कितनी मैंने गलतियां की हैं, या फिर किसी ने मेरे साथ गलत किया, या सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि जो चीजें बिल्कुल ठीक होनी थी वो बिल्कुल गलत हो गई। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन आई थी तो मैं उस सिचुएशन के अंदर जाती हूँ और वहां पर जितना ग्रेटिट्यूड मैं दे सकती हूँ मुझे देना है। इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना है कि जब तक कि वो पर्टिकुलर गलती हुई हुई वो मोमेंट जो मुझे गलत लगता है, जब तक कि वो मुझे इस तरह के फील में नहीं आ जाए ना कि हाँ ये जो पल बीता था ये मेरी लाइफ की ब्लेसिंग बनकर काम आया है मेरे साथ में, उस लेवल तक मुझे वहां पर ग्रेटिट्यूड करना है कि वो गलती जब तक मैं वरदान में ना बदल दूं। क्योंकि उसको बार बार नाखून से जब तक मैं कुरेदती रहूंगी तो वो जख्म हमेशा मुझे पेन करता ही रहेगा। तो बेटर ये है कि मैं उसको मल्हम लगाऊं और ठीक करके अपनी स्किन को बिल्कुल साफ सुथरा और स्मूथ बना लूं। तो जब तक हमें उस गलती के बारे में ये नहीं हो जाए, क्योंकि जितनी भी आज तक हम लोग अगर जाकर देखते हैं तो कि हाँ पर्टिकुलर कोई मोमेंट आया था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया था, और वही मेरी लाइफ का अगर आज मैं देखने लगूं तो वही मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटा नहीं है हमारे लिए तो खैर लाइफ का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हम लोग जैसे अपना जाते थे गुरु जी के पास, हमारे जो गुरु जी जिनको हम मानते हैं कि भाई मेडिटेशन कैंप भी रहते थे, मी एंड माय हस्बैंड बोथ गोज देयर। तो अभी फिर से जैसे स्टार्ट हुआ है चलो थोड़ा बहुत, बट उस टाइम ऐसी हालत थी कि भाई 9 9 दिन के हम कैंप्स कर रहे हैं, कभी वो भी जाते हैं कभी मैं भी जा रही हूँ, पूरा अपना घर का थोड़ा बहुत जो भी सिस्टम हैंडल करें, कि भाई ज्वाइंट फैमिली में है तो इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हम लोग जाते थे वहां पर, और कुछ हुआ ऐसा कि भाई हमेशा चीजें आपके फेवर में काम नहीं करती, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो जो चीजें थी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गई थी कि भाई अगर मैं एक दिन अपने आप को सोचूं इस तरह से, मेरे हस्बैंड अपने आप को सोचें कि इस तरह से कि भाई हाँ गुरु के बिना आपको रहना पड़ेगा, तो कुछ हुआ ऐसे मिस हैपनिंग्स जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, तो हमारा वहां पर आना जाना जो है वो छूट गया। तो उस टाइम तो लगता था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, भाई हमारी तो जिंदगी से जुड़ी हुई है। हर फेस्टिवल पर वहां पर आश्रम में जाना, अपने मतलब कि भाई गुरु जी से मिलना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, और फिर कुछ भी कभी कुछ अच्छा होता था तो हमेशा उनसे हम बातें करते थे, या फिर उनको अपने घर पर बुलाना, इस तरह की मतलब जैसे लाइफ का पार्ट था कि भाई सांसें अगर चल रही हैं तो वहां की वजह से, इस तरह का। बट जब चीजें थोड़ी सी सिचुएशंस खराब हुई वहां के लिए, हम लोगों का आना जाना छूट गया वहां पर, तो लगता था कि लाइफ खत्म हो गई हमारी तो बिल्कुल ही। कि भाई मुझे लगता था कि मैं अपना घर जो इतना सजा के रखती हूँ, हमेशा नई नई क्रॉकरीज लेकर आती हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया सब सुंदर सब चीजें सजा के रखती हूँ, अगर वही लोग नहीं आएंगे सब मेरे घर पे तो मेरे लिए तो ये सब चीजें बिल्कुल ही बेकार है। बट मुझे एक थोड़ा सा ये जरूर अपने लिए चीज अच्छी लगती है कि मैं बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर दिल पर चीजें लाद कर नहीं रखती, कि भाई कुछ अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर किसी से कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गई है तो चलो छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं। बट मेरे हस्बैंड का था जैसे वो बिल्कुल हिल गए थे इन सब चीजों में, तो एक बार तो लगा कि लाइफ खत्म है बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल एंड हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा क्योंकि हम हमारा वहां पर टाइम बहुत ज्यादा निकलता था, मतलब 50% ऑफ आवर लाइफ हम लोग वहां पर अपना टाइम डेडिकेट करते थे। बट वहां से छूटना हुआ तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट मॉडर्न स्कूल की ब्रांचेस निकल कर आई। कि हाँ वहां पर मतलब कि जैसे हम जो अपना इतना टाइम देते थे वहां से छूटना हुआ तो लाइफ में और नए नए लोग आए, इस तरह के लोगों से जुड़ना हुआ जिन्होंने हमें
मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई हाँ इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो अब जब इस मोड़ पर बैठकर देखते हैं ना कि हाँ वो जो कड़वा घूंट हमारी जिंदगी में आया था, जिस जो हमें जहर की तरह लगता था कि भाई लाइफ आज तो बिल्कुल खत्म हो गई है, आज जब इस पड़ाव पर बैठकर देखते हैं तो उस कड़वे घूंट का क्या हुआ। वो जो चीजें जहर बनकर आई थी लाइफ में, वो आज वरदान की तरह लगती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग की तरह लगती हैं। कि हाँ वहां से थोड़ा सा ध्यान हटा हमारा, तो लाइफ में थोड़ी सी और प्रोग्रेस निकल रहा है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा। कि भाई आज मॉडर्न स्कूल की ब्रांचेस हमारी खड़ी हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, कि जिनके साथ किसी का भी बैठ पाना जो है एक सपने की तरह हो सकता है। इस तरह के लोगों के साथ हमारी जिंदगी में आना जाना है, डेली बेसिस पर उनसे बातें होती हैं। तो कितने सारे लोग, मतलब कि एक जना छूटता है तो उसके बदले में आपको 100 लोग इतने अच्छे मिल सकते हैं जिंदगी में। तो क्यों? क्योंकि उस चीज के लिए एक वो जो चीजें जहर की तरह आई थी, कन्वर्ट किस में हो गई, लाइफ सेविंग ड्रग के अंदर। उस टाइम के लिए वो चीजें बहुत बड़ी थी, गलत थी, बहुत गलत, जैसे कि भाई सब चीजें खत्म हो गई। बट अब अगर देखते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छी हैं, और वापस से सब सिचुएशंस इतनी अच्छी हो गई कि चलो स्कूलिंग का भी एक पूरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं, बट साथ में अब जो चीजें कभी गलत हुई थी वो वापस से ठीक हो रही हैं, फिर से आना जाना हो रहा है, फिर से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजनों की। तो अब फिर से लगता है कि हाँ अब तो सब चीजें बिल्कुल ही ठीक है। तो पता ही नहीं चलता है कि लाइफ में कब कहाँ पर क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ अवेयर होकर आंख खोलकर देखने वाली बात है। और ठोकर खाई, गलती समझ में आई, और ठोकर खा के आगे फिर से कैसे खड़े होकर चलना है, ये हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। नहीं तो ठोकर खाओ, आंखें मूंदे पड़े रहो वहीं पर ही, कभी कोई उठाने वाला आएगा ही नहीं। क्योंकि उठाने के लिए भी लोग उसी को ही आते हैं जो खुद उठने की हिम्मत करता है। तो हमारी लाइफ का तो बहुत बड़ा ये लेसन रहा कि भाई हाँ उसके बाद पूरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। नहीं तो चल रही थी अपना बस, कि भाई जैसी लाइफ चल रही है अपना प्रोफेशनलिज्म के साथ वैसे ही चल रही है। बट टर्निंग पॉइंट बना लाइफ का, अब सब चीजें बहुत अच्छी हैं। अब लगता है कि हाँ चलो अच्छा हुआ कि वहां से थोड़ा सा टाइम निकाला हमने, तो कहीं अच्छी प्रोग्रेसिव वे पर हम लोग चल पाए। नहीं तो जैसे चल रही थी लाइफ वैसे ही चलती रहती। तो इसी तरह से हम लोग सभी देख सकते हैं कि भाई हाँ कब का क्या चीजें जो कड़वे घूंट की तरह ऐसे जहर की तरह लाइफ में आई थी, लेकिन लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनकर रह गई है उसके बाद। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें तो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वह कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वह होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पे टाइप कर ले। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला,
मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वह हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वह तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौवां, ये वाली मैं लाइन पढ़ते पढ़ते और जैसे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। अभी 4-5 साल पहले हमारे कोई नोन टू में थे, तो उन्होंने क्या मतलब उनके जैसे रिश्तेदार थे, तो वो कहीं शादी में शायद गए हुए थे, तो वहां से वापस आ रहे थे। तो जो इंसान जो स्टीयरिंग के ऊपर बैठे हुए थे, जो ड्राइव कर रहे थे, आगे एक ट्रक जा रहा है और पीछे उनकी गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि वो हाईवे था, आगे ट्रक जा रहा है, गाड़ी की स्पीड कुछ कम ज्यादा होगी, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं है मुझे। बट हुआ क्या, गाड़ी चलाते चलाते उस इंसान को हल्का सा नींद का झटका लग गया, और उन्होंने क्या किया, गाड़ी ले जाके और ट्रक के अंदर टक्कर मारी। और जितने भी लोग बैठे हुए थे, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी मम्मी की गोदी में सो रहा था, 3 या 4 साल का, सिर्फ एक वो बचा, और बाकी के पूरी गाड़ी की छत ऐसे उड़ गई जैसे यहाँ पर कोई था ही नहीं। सोच कर देखो मतलब क्या हाल हुआ होगा बंदों का गाड़ी में बैठे हुए, कि जो अपनी मतलब अगली सांस भी नहीं ले पाए। 4 जने अगर गाड़ी में थे, तो चारों के चारों, क्यों, क्योंकि ऊपर का पार्ट ही पूरा चला गया ना, पूरी गाड़ी ने ट्रक में ऐसे अंदर तक धंस गई। वो बच्चा सिर्फ जो सीट के ऊपर लेटा हुआ था माँ की गोदी में, सिर्फ वो बचा, बाकी सारे के सारे लोग वहीं की वहीं मर गए। बच्चा अकेला रह गया छोटा, घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बचे, मम्मी पापा ड्राइवर जो भी था सब के सब वहीं पर ही मर गए बिल्कुल। तो अब हो क्या रहा है भाई, इसीलिए बोलते हैं कि भाई गाड़ी जब भी चलानी है बिल्कुल सेफ ही है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइफ में ये चीजें मतलब कि हर सेक्टर में आती हैं कि कहाँ से क्या आपको थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये चीजें हर, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल गाड़ी का दिया हुआ है, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा इन्होंने मतलब 4-5 साल पहले कोई किस्सा सुना रहे थे बैठ के, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही थे। सुन के ऐसे होता है पूरे मतलब ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये हुआ तो हुआ क्या, इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है किसी की। और यही चीजें हर जगह होती हैं। तो जो भी जिंदगी में या यूनिवर्स ने हमें जो नियम कानून दिए हुए हैं कि हाँ जिंदगी में कैसे हम लोगों को हर कदम संभाल के रखना है और अपनी गलतियों को किस तरह से एक वरदान में साबित करना है, तो ये सारी प्रैक्टिस आज उसी के बारे में है कि बैठ जाए और अपने लाइफ का कोई भी एक ऐसा पल जिसमें हमें लगता है कि ये बहुत गलत हुआ था हमारे साथ, उसके डीप में जाके वर्किंग करने वाली बात है। और जब तक उसके ऊपर काम, तब तक उसके ऊपर काम करना है जब तक कि वो गलती हमें अपने जीवन के लिए वरदान ना साबित होने लगे। कैसे करना है, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हमें ध्यान आते हैं, कोई पल ध्यान आता है, कोई बातें याद आती हैं, हर एक उस मोमेंट के लिए हमें ग्रेटिट्यूड देना है। और जब तक ये प्रैक्टिस हम करते ही रहेंगे,
जब तक कि मुझे ना लगे कि हाँ ये मेरी जो गलती थी मेरे जीवन का वरदान साबित होकर मेरे सामने आई है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बिल्कुल साइलेंट में होकर बैठने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसमें इमोशंस जो है वो बहुत निकल कर आते हैं। कई लोगों को ऐसे रोने भी फूट फूट कर निकलेंगे कि जिनको कंट्रोल भी नहीं कर पाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टाइम ऐसा चूज करना कि उस टाइम के अंदर, चाहे आप 15 मिनट लगा रहे हो चाहे 1 घंटा लगा रहे हो, लेकिन बैठना बिल्कुल साइलेंट होकर है कि कोई फोन नहीं बजे, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कहीं बाहर जाके बैठने का मन करे, कहीं पार्क के कॉर्नर में जाकर बैठ जाए, छत पर, बाथरूम में, कार में, कहीं पर भी। बट टाइम ऐसा चूज करना है और जगह ऐसी चूज करनी है जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए। पूरी प्रैक्टिस एक बार में करके और खत्म करनी है। ये बेसिकली प्रैक्टिस नहीं है, ये हम अपनी लाइफ में जाके जो काम हमारे, चाहे गलती किसी की भी होती है, ये नहीं है कि नहीं गलती उसकी थी, कुछ भी है, हर चीज एक सबक की तरह लाइफ में आई हुई है, उसके डीप में जाके उसको स्टडी करने वाली बात है। और जितना ग्रेटिट्यूड देना है उतना दें, और जब तक उठना नहीं है, जब तक ये लगे कि हाँ अब मैं इससे बाहर निकल चुके हैं, तब तक इस प्रैक्टिस की डीप में जाना है। तो कोई भी अच्छा सा टाइम चुने, अच्छी सी जगह चुने, फोन सब बंद हो उस समय, और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठ कर ये काम करना है। नोवा, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वह कौन सी अच्छी चीज है जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू दी। दीप्ति फॉर रीडिंग इन हिंदी। तो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल लाइफ में बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट वाली ये प्रैक्टिस है, और बहुत अच्छे से गहराई में करने जैसी है। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल इसमें कुछ भी कि भाई ढील नहीं छोड़नी है इस प्रैक्टिस को करने में। क्योंकि हम लोग क्या होता है अपनी लाइफ में ना, वो बहुत सारे गिल्ट्स लेकर बैठे रहते हैं कि हाँ उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बट अगर बैठकर डीपली इनके बारे में हम लोग स्टडी करें, अपनी लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं, तो यही जो गिल्ट्स होती है ना हमारी लाइफ के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। बट इनके ऊपर बैठ के आराम से एक बार में, सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल कोई गुच्छा सा बना दो प्रॉब्लम का, तो उससे तो फिर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। कुछ भी एक जहां से कि लगे कि हाँ ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जाकर बैठना है और फिर अपने लिए डीप स्टडी करनी है। और उस टाइम से जुड़ी हुई हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक बात के लिए, और अपने मतलब कि भाई इस टाइम आप उसको किस तरह से देखते हो। जैसे मैंने अपने स्कूल का जैसे प्रोजेक्ट बताया, तो मैं अगर उस मोमेंट में जाकर देखती हूँ
तो मैं आज के भाई हाँ कि भाई एक बहुत अच्छा हमारा सर्कल बना हुआ है, हमारे पास बहुत अच्छे से पार्टनर्स हैं, हम बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, और लाइफ में जो है इतनी सक्सेस अब मिल रही है। तो कितनी सारी अच्छी चीजें हैं उस एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, कि हाँ उस टाइम अगर कुछ मनों में खटास आई थी, एक जगह से जाकर जाना छूटा, तो दूसरी 10 जगह आपके लिए नई खुलकर आई। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने लिए खुद ही हम ढूंढ सकते हैं कि हाँ कौन सी चीज हमारी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई थी। और जब हम उन सब चीजों से ओवरकम करते हैं, हर चीज को याद करके मैंने जब धन्यवाद बोला, अपनी कृतज्ञता दी, तो अब मेरी लाइफ आगे की इतनी स्मूथ चलेगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में गलतियों को देखा और उनको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। ग्रजेस भी मैं ही बना सकती हूँ उनके लिए, मतलब कि अपने अंदर खूब गुस्सा मैं पूरी उम्र लेकर भी घूम सकती हूँ, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं ब्लेसिंग्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे उन सब चीजों से ओवरकम करना है। ओवरकम कैसे करना है? हर बीते हुए पल के लिए, हर इस तरह के मोड़ जो जिंदगी में मेरे पास आए हैं, मैंने सबको धन्यवाद बोला, और अब मैं आराम से बढ़ सकती हूँ। अभी बहुत सारे जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, अब आजकल हम लोग क्या देखते हैं, अभी जैसे भाई मेरे तो बच्चे काफी बड़े हो गए, बट अभी मैं क्या देखती हूँ कि भाई जो पेरेंट्स बनते हैं नए नए, तो बच्चा जैसे होने वाला है या हो गया है, तो साय की तरह मेड एक साथ में रहती है। बच्चे की आंख खुल रही है, बंद हो रही है, सो रहा है, जाग रहा है, भाग रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हर समय साय की तरह एक मेड साथ में। अब वो मेड जो है, मैं किसी को ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बट उनका एक अपना मेंटल लेवल है, वो किसी अलग माहौल में पले बड़े हुए लोग हैं। आपका बच्चा एक अलग उसमें है, लेकिन बच्चा कहीं मिट्टी में हाथ ना डाल दे, कहीं जूते चप्पल ना उठा ले, और कहीं कुछ उसको चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, उसका सर ना फूट जाए। भाई बच्चा गिरेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं अगली बार कैसे संभल कर चलूं? वो खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसका कैसे रेजिस्टेंस पावर कैसे बढ़ेगी बच्चे की? जबकि मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर यही आया है कि बच्चे जब तक बहुत मस्ती के साथ ना खेले, थोड़ा सा उठे गिरे नहीं, या फिर इस तरह से जाके भाई मिट्टी में नहीं खेले, उनका रेजिस्टेंस पावर बढ़ती ही नहीं है। आजकल के बच्चे इसीलिए अब जो होते हैं छोटे, इतने ज्यादा डेलिकेट होते हैं कि थोड़ा सा कहीं पर डस्ट में चले गए हैं पेरेंट्स के साथ, वहीं पर उनको एलर्जी हो जाती है। मतलब वो एक खिलौना गिर गया तो वो मेड उठा कर देगी, उसको पानी चाहिए तो वो बॉटल ढाल कर देगी। हर बच्चे को वो टच करने से पहले क्या करना है जी, आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं। अब तो चलो भैया की प्रॉब्लम चल रही है, अब तो सैनिटाइजर हर कोई यूज कर रहा है, बट हम लोग ये चीजें मतलब लगातार से 5 साल पहले किसी को पता ही नहीं था सैनिटाइजर चीज क्या होती है। लेकिन बच्चों को टच करना है तो उनको पहले जी बाहर आप चप्पल निकाल कर जाओ जी, आप अपने हाथ अंदर सैनिटाइज करो, बच्चे के माँ बाप से परमिशन लो, उसको गोदी में उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। इतना ज्यादा मतलब कि शोषा फैलाया हुआ है। बल्कि बच्चा जितना ज्यादा रफ टफ होगा, भाई आप उसको आगे की लाइफ के लिए तैयार करो ना, उसको आगे जाके स्टडीज के लिए बाहर भेजोगे, उसको हर तरह की खाने पीने की चीजों की आदत होनी चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से उठना बैठना है, कैसे मतलब सोसाइटी में आप अपने आप को आप सिखाने का, उसको सीखने का मौका तो दो। वो हर तरह साय की तरह एक मेड उसके आपने पीछे लगाई हुई है। मतलब मैं देखती हूँ कितने लोगों को, वो मेड पूरा झोला टांग के साथ में, उसमें बच्चे की पानी की बोतल, उसमें बिस्किट, उसमें खाना, उसमें चीज, उसमें उसके खिलौने हैं, अगर वो रोएगा तो उसको मोबाइल में वो पोयम भी दिखाएगी। वाह, इतनी अच्छी परवरिश बच्चों की। मतलब ऐसे लगता है माँ बाप से ज्यादा मेड पाल के बड़ा कर रही है बच्चों को। अब बच्चा देख लो कैसा बड़ा होगा, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। अभी मेरी बेटी है, सपोज जैसे वो छोटी थी तो वो बहुत ज्यादा ऐसे प्लेफुल थी, कि अगर उसकी आंख खुली है, मतलब जैसे 7-8 महीने की लगा लो तब, तो वो उठकर कभी ना रोती नहीं थी, तो वो उठकर और चल पड़ती थी। तो मेरी मदर इन लोग भी बोलती थी कि वो उठने वाली है, उसको संभालो जाके, नहीं तो वो क्या करती थी, धड़ाम बेड से नीचे गिरेगी। और वो इतना गिरती थी, हम जितना मर्जी संभाल ले, दिन में से 4-5 बार तो उसको गिरना ही गिरना है। फिर मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा ठीक है, गिर रही है ना, मजबूत हो रही है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूं, उसके इस तरह साय की तरह बन के बैठी रहूं, या एक मेड को उसके सिर पे बिठा दूं कि बच्चा उठेगा तो ध्यान रखियो गिर ना जाए? ठीक है भाई, उसको पता है ना भाई, एक बच्चे को भी इतनी तो सेंसेस होंगी ना कि भाई गिरने से मुझे दर्द होगा तो मुझे भागना नहीं है। और जब तक वो बच्चा खुद नहीं सीखेगा,
तो गिरने दो उसको, जिस दिन समझ में आएगा वो भागना बंद कर देगा, बट आप उसके लिए लर्निंग फेज तो तैयार करो। अब मैंने एक साया बिठा दिया, वो बच्चे को पता ही नहीं है फ्रीडम क्या होती है, उसको तो पता है, उसको तो लगता है कि वो जो साथ में बैठी हुई है ना मेड, उसी के ही होने से उसकी जिंदगी होती है, लाइफ ऐसी ही होती है कि भाई नीचे सामान गिर गया है, आपका टॉय गिर गया तो आपका काम नहीं है उठाना, उसका काम है उठाना। व्हाट इज दिस? मतलब अब मान लो, अब जैसे मैं बेटी का एग्जांपल दे रही थी, मतलब उसको ये था कि भाई हाँ उसको अपना एक प्रॉपर स्पेस मिला हुआ है, उसको जिस दिन समझ में आई थोड़ी सी, मतलब कि भाई साल सवा साल की हुई, बच्चे को समझ में आ गया कि बेटा तेरे को उठते ही बेड से नीचे नहीं भागना है, नहीं तो आपका सर फूट जाएगा। बट ऑलरेडी उसका सर इतनी बार फूट चुका था ना कि वो इतनी स्ट्रांग हो गई थी ना, तो मैं कहती थी, मैंने कहा इसका सर बस बिल्कुल ऐसा हो गया कि मुझे ना कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो बचपन में इतना फूट चुका है। नाउ शी इज इनफ स्ट्रांग। भाई मैंने ना कभी उनको अंधेरे से डराया, ना कभी घर में अकेले होने से डराया, नहीं तो बच्चों को अरे नहीं 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 ये नहीं खाना, उसको ऐसे नहीं बोलना, वो बाबा आ जाएगा, वो हाउ आ जाएगा। फिर पेरेंट्स की प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा ना जी अकेला डरता है, उसको घर में डर लगता है, उसको अंधेरे में जाने से डर लगता है। डर तो होगा भैया, आपने पैदा किया हुआ है इसके अंदर डर तो। अभी मेरे दोनों बच्चे हैं, आप कहीं भी भेज दो पूरी दुनिया में, सब जगह पे अकेले खूब घूम लेंगे, कितनी कंट्रीज में खुद घूम कर आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ना कभी अंधेरे से डरे, ना कोई बाबा हाउस से डरे। क्यों? क्योंकि हमने वैसे उसको फीडिंग ही नहीं की ना, वो अपने स्पेस में जिए हुए बच्चे हैं। और अब देखते हैं बच्चों को, वो पता नहीं हर समय वो ले लेकर, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते। मतलब मैं मेड्स में गलती नहीं निकाल रही हूँ, उनकी गलती नहीं है, उनका जॉब है, अभी मेरे भी घर में है, मेरी भी वो हेल्प करती हैं पूरा दिन। बट मैं सिर्फ इसके ऊपर जा रही हूँ कि भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई बच्चों को भी हमें अगर लर्निंग का टाइम ही नहीं दिया है, तो बड़े होकर वो कैसे इस दुनिया के सामने जाएंगे यहाँ पर, जबकि हम उनको मिट्टी में भी खेलने के लिए मना करते हैं। हमें याद है हम लोग छोटे छोटे थे तो अपने गांव में जाते थे, तो वहां पर घर से बाहर खेल, इवन वॉशरूम से भी बाहर अगर जब निकलते, तो कम से कम 40 साल पहले अगर देखें तो गांव में कहाँ साबुन होती थी, वो एक कच्चा सा मिट्टी का ढेर बना रहता था। वहां पर से वो बोलती थी दादी कि भाई इसमें से मिट्टी ले लो, अच्छे से रगड़ो अपने हाथ लेके और आप धो लो, कि भाई मिट्टी में इतनी ताकत होती है, वो आपके सारे जर्म्स धो देती है। और अब हम क्या करते हैं, मिट्टी में बच्चे ने हाथ डाल दिया, अब साबुन से हाथ धुलवाओ। अब बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट, हमारी दादी ने बोला कि मिट्टी जर्म्स मार देगी, आप मिट्टी से हाथ धो लो, और अब कहते हैं कि मिट्टी में बच्चे ने हाथ डाला है, अब आप साबुन से हाथ धो लो। बिल्कुल ही चीज हो गई ना, वो ठीक थे या अब ठीक है, पता नहीं। खुद ही अपने सवाल ढूंढो, खुद ही जवाब मिल जाएंगे। मुझे तो मिला हुआ है कि हाँ थोड़ा सा स्पेस अगर सबको देकर चले, अपनी गलतियों से खुद सीखने का मौका मिले सबको, बच्चों को भी और खुद भी। हम अपनी लाइफ में भी अब अगर अपनी गलतियों से मौका ढूंढें, अपनी डीप में जाकर देखें कि कहाँ हमने कौन कौन से मतलब कि बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज बोए थे, तो उनके पेड़ बहुत अच्छे मिले हुए हैं, हमें खूब फल फूल लग रहे हैं। जहाँ हमने खराब बीज बोए हुए थे, वहां पर वो पेड़ खिलने से पहले ही मुरझा गए होंगे। तो अपनी गलतियां खुद ही ढूंढनी है, और जहां जहां लगे कि हाँ यहाँ पर जाकर आज बैठकर काम करने की जरूरत है, तो वहां बैठ जाना है बिल्कुल। और अपनी उन गलतियों को वरदान में बदलने का भरपूर आज मौका मिलेगा। और ये काम अगर आज हमने कर लिया है, तो फिर लाइफ में जो सुंदरता एक निकल कर आएगी। क्योंकि जब इंसान अपनी ही गलतियों से ओवरकम करना सीख ले, तो उसकी लाइफ का बेस्ट पीरियड होता है कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा सबक लिया अपनी लाइफ में। और जब भी गलती हो एक्सेप्ट करने में कभी कोई बुराई नहीं होती है, बड़ा वही होता है जो अपनी गलती मान ले। जो जिद बहस में पड़ता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कि कहीं कोई गलत चीज हो रही है, या तो अपना रास्ता बदल लो, अगर चीजें ठीक होती हैं तो ठीक कर लो, चाहे बातचीत से चाहे जैसे मर्जी। लेकिन गलतियों में फंस कर रहने से कभी कोई नहीं निकल पाता, वो जंजाल बन जाता है जीवन का, जिसमें से कि फिर बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो गलतियां सब एक लेसन की तरह आई हुई है लाइफ में, जितना जल्दी हम सबक सीख जाएं उतनी ही ज्यादा हमारी लाइफ और सुंदर है। तो ठीक है, आज का मेरा तो हुआ चैप्टर कंप्लीट। आप लोगों को कुछ अपनी शेयरिंग एंड कुछ भी क्वेश्चन अगर किसी का कुछ आता है माइंड में, तो यू कैन आस्क, यू कैन शेयर। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 o'clock।
एक और ही बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि आज जब सब लोग इस तरह के प्रैक्टिस में जाएंगे तो सबके इमोशंस खूब फूट फूट के निकलने वाले हैं। बट नो डाउट रात को नींद सबको बहुत प्यारी आने वाली है, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है आज का। जिसने इस चांस को ग्रैब कर लिया, देन देयर इज नो लिमिट ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। और जो मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था, एक मरते हुए इंसान की क्या उसके लाइफ के रिग्रेट निकल कर आते हैं, तो टाइम अभी वैसे हम सबकी जिंदगी में काफी टाइम है, बट हमें कभी पता नहीं होता है। तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, योर इनर स्ट्रेंथ। आपकी जो सेल्फ डिजायर्स हैं, क्या मन करता है, क्या हमारे पैशंस हैं, क्या हम हॉबीज लेकर पैदा हुए हैं, सब चीजें, सबको टाइम दें। पैसा कमाओ, अच्छी लाइफ जियो, लग्जरी होती है एंजॉय करने के लिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, बट हाँ अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, ताकि लास्ट मोमेंट जब आएगा और परमात्मा जवाब मांगेगा तो हंसी आनी चाहिए चेहरे के ऊपर, ना कि दुख झलके के लास्ट के जो 40 सेकेंड्स है ना वो पूरे हंसी में निकलने चाहिए। मतलब मेरी तो विश सबके लिए यही है। तो आप लोग अपनी अपनी लाइफ में काम कीजिए, मजा आएगा खूब। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। एंजॉय योर लाइफ, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू दी। थैंक थैंक यू दीदी। यू, थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बाय भाभी, बाय भाभी। मैं मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी बताइए। आपने एक बोला था ना कि आपने एक सीरीज वॉच की थी अभी फैमिली अभी वेकेशन। क्या कह रहे हैं? फैमिली वेकेशन। हाँ, फैमिली वेकेशन। तो मैंने भी थोड़ी सी वो स्टार्ट की थी घर पे देखनी अभी। इट्स रियली एंजॉयबल, बहुत बहुत अच्छी सीरीज है। और एक शेयरिंग ये करनी है कि अभी जैसे प्रैक्टिसेस सारी बहुत होल हार्टेडली फॉलो होती है मेरी, मैजिक रॉक भी और ब्लेसिंग्स ऑफ द डे। तो शायद अब इतनी मतलब अच्छा ग्रैटिट्यूड फील होता है लिखते हुए भी, और वो बढ़ती जाती है रोज रोज, कि लगता है यार मतलब शायद आई एम द ओनली ब्लेसेड चाइल्ड ऑफ गॉड। मतलब इतना ज्यादा मजा आता है हर चीज में लिखने में, लिखने में, और हर रिलेशन को जीने में। अबंडेंस तो है ही हर चीज में, मतलब लाइफ में बहुत गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, हर चीज इतनी भरी पूरी है। और मतलब जितना शुक्रिया करूं इस चीज का, जितनी अप्स एंड डाउन्स 19-20 ऐसा नहीं है कि नहीं आते इस फेज में आएंगे। जब तक हम लोग इस मतलब मानव शरीर के अंदर है ना, मैंने वही बताया था कि हर्डल्स आएंगे, बट अब हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि हमें उनको हैंडल कैसे करना है, ये पावर हमारे पास आ गई है। राइट। और बहुत बहुत अच्छा फीलिंग पूरे दिन ऐसे महसूस होती है। मतलब लगता है कि जितना शुक्रिया एक एक पल का करें शायद वो भी कम लगता है। इट्स दैट helpful, and that happiness is happening every moment in my like system, in my life, everywhere around me. बहुत बहुत अच्छा लगता है। all thanks to you, and this gratitude has really helped me. क्योंकि आप लोगों के लाइफ में वो स्पार्क था कि आपको चाहिए था तो आपको मिल रहा है। नहीं, तो जितना शुक्रिया करूं उतना कम है सच में। और ये फीलिंग आपके अंदर ना इसलिए आ रही है क्योंकि सी यू आर डूइंग 100% प्रैक्टिसेस व्हाट दिस बुक इज टेलिंग अस। तो जब हम लोग 100% इसको पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं ना, क्योंकि ये जो बुक है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ का निचोड़ है। मतलब आप इसके अंदर जितने भी नाम आते हैं देखो, मतलब कि भाई कहीं आइंस्टाइन का नाम आ रहा है, न्यूटन का आ रहा है, गौतम बुद्ध, गीता, कृष्णा, ओपरा विनफ्रे, मतलब सबकी लाइफ का निचोड़ है। ऐसा नहीं है कि भाई ये बुक किसी ने बस ऐसे ही सोचा और लिख दी, कि भाई नॉवल की तरह नहीं है कि भाई एक इंसान हर रोज रात को बैठता है 1 घंटा लिखता है, नॉवल की तरह कहानियां बुनता है। नहीं, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ का निचोड़ है कि जो महान हस्तियां हुई हैं उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आई है, क्या उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा हुआ है। तो आप समझो कि कम से कम 1000 लोगों की मिलकर मेहनत का एक नतीजा है सिर्फ ये बुक। और आपको इसीलिए अपनी लाइफ में मजा आ रहा है अब, क्यों? क्योंकि आप 100% सारी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अब वो हमेशा होता है ना, जैसे वो गैस का गुब्बारा होता है ना, उसको भर के और उसका धागा काट के आप आसमान में छोड़ दो और वो उड़ता रहता है अपनी मस्ती में। आपकी वो फीलिंग लग रही है इस टाइम आपकी शक्ल से मुझे, कि बस वो गुब्बारा ना वो ग्रेटिट्यूड के अंदर गैस भर गई है और आप खुले आसमान में एक आजाद पंछी की तरह लहराते हुए उड़ते जा रहे हो।
और बहुत मजा आएगा। मतलब अभी तो ये कि भाई हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ और नया 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 सीखते रहते हैं, जब ये सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे ना, तब और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन बहुत अच्छा है, यू डिड सच अ ब्यूटीफुल शेयरिंग। मैं सबकी इसी तरह की चाहती हूँ कि सबकी लाइफ इतनी ही सुंदर बनकर आएगी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये प्रैक्टिस सारी हमारी कंप्लीट हो, क्योंकि लाइफ में हर चीज इतनी सुंदर है। देखो, अच्छी फैमिली मिली है, बच्चे हैं, खाना पीना, काम, पैसा, हर चीज तो मिली हुई है। बट हम लोगों ने क्या किया हुआ था, जो सिर्फ एक 1% हमारी लाइफ में कहीं कुछ गलती हो जाती है ना, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया था, हमारी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ उसके ऊपर जाके अटक जाती है। अब हमने क्या किया है, हम लोग उठते ही अपनी हर रोज ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं, हम लोग रात को सोते हुए भी अच्छी अच्छी चीजें याद कर रहे हैं, पूरे दिन में से खोज खोज के निकालते हैं कि आज क्या क्या अच्छा हुआ। तो ढूंढ रहे हैं तो अच्छा मिल रहा है, मिलता रहेगा, खजाना है भाई। मतलब वो पूरा ना गुफा भरी हुई है खजाने से, आपके ऊपर है, जितने मर्जी हीरे जवाहरात निकाल लो, खूब भरा हुआ है अंदर। तो मजा आएगा खूब। थैंक यू सो मच शैली फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं अब हम लोग सब मॉर्निंग में, फिर से एक बहुत ही सुंदर सुबह के साथ पियेंगे फिर से सुबह की चाय। बाय। बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।